ओ बीबी, तुम्हारे इस नाजायज बच्चे की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। इतनी ही पाक दामन होती तो अपने शोहर को साथ लेके आती। अस्पताल की उम्र रसीदा नर्स उसे खरी खरी सुना रही थी, जो दर्द से तड़पती अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरा बच्चा नाजायज नहीं, वो रोते हुए फरियाद कर रही थी। तभी पीछे खड़ा शख्स अचानक पलट कर उसे देखने लगा। नरमीन को देखकर वो अपने होश खो बैठा। फौरन तड़प कर उसके पास आया, जो बेहोश हो गई थी। 1 साल पहले मोहब्बत का झांसा देकर इस वडेरे के बेटे निहाल मलिक ने निकाह करके उसे छोड़ दिया था। उसकी एक धाड़ पर पूरा अस्पताल हिल गया। आपकी मिसेस को जुड़वा बेटे हुए हैं, पर अफसोस हमें ने। मैं तो कहती हूँ छुड़वाओ इसकी यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली लड़कियों के लक्षण जरा भी अच्छे नहीं होते। अगर कल को कोई तमगा हमारे सर पर सजा दिया, किसी के साथ मुंह काला कर लिया ना, तो बदनामी का ताज पहनकर बड़े फखर से घूमना लोगों के दरमियान। भाभी की जहरीली बातें उसका दिल छलनी कर रही थी। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन भाभी मुसलसल भाई को भड़का रही थी। कल लेने दो इसको शौक पूरा, कुछ दिनों का शौक है, फिर घर ही बैठेगी। कब तक गर्मी धूप में खबार होगी, बसों के पीछे तंग आ जाएगी। भाई ने लापरवाही से कहा था। भाभी का बस न चलता कि आज ही उसे यूनिवर्सिटी से छुड़वा कर घर बिठा ले। अभी भी दिल में उबलती आग पर काबू पाने में नाकाम रही थी। तभी नरमीन खामोशी से नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई। नरमीन को बड़ी गहरी निगाहों से देखते हुए उन्होंने तंज किया था। इतना तैयार होकर कौन यूनिवर्सिटी जाता है बीबी? भाई के सामने ऐसी बात पर वो शर्म से पानी पानी हो गई थी, लेकिन फिर दिल मजबूत करके कहने लगी, कौन सी तैयारी भाभी, मैं तो मुकम्मल निकाब में जाती हूँ, निकाब में आती हूँ, लेकिन आंखों में तो काले डोरे डाल रखे हैं ना। उन्होंने इसकी काजल ज़दा आंखों पर तंज किया था। वो नजरें झुकाकर रह गई। भाई तो ऑफिस जा चुके थे, भाभी को कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से नाश्ता करती रही। न जाने क्यों बचपन से ही उसे काजल लगाने का इतना शौक था। कुछ खुदा ने उसे फुर्सत से बनाया था। काली सियाह बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकी, जब काजल से रोशनास होती तो और भी खूबसूरत लगती थी। उसे अपनी आंखों से इश्क था, लेकिन भाभी की जुबान 2 गज लंबी थी। वो नरमीन का जीना हराम करके रखती, न सिर्फ सुबह नाश्ते की टेबल पर, बल्कि यूनिवर्सिटी से आने के बाद भी। वैसे भी उन्होंने दोपहर और रात की जिम्मेदारी इसके कंधों पर डाल रखी थी। भाभी उससे बिला वजह नहीं खार खाने लगी थी। उसके भाई जफर ने चंद महीने पहले नरमीन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने आओ देखा न ताओ फौरन ही भाई के सामने कहने लगी, नरमीन की शादी की उम्र हो गई है, अब इसकी शादी का सोचो। वैसे मैंने रिश्ता देख लिया है। वो बड़ी चहक रही थी। अच्छा है, इस ननद नुमा नागिन से जान छूटेगी, फिर वो अकेली घर में राज करेगी। भाई चौंक कर कहने लगे, अभी अभी तो उसने इंटर किया है, इतनी जल्दी शादी कर दूं? भाभी गुस्से से कहने लगी, अरे शादी तो करनी है जल्दी, और देर क्या? जफर कह रहा था वो नरमीन को पसंद करता है। यह सुनकर भाई गुस्से से कहने लगे, जफर की उम्र देखी है तुमने? 40 साल का होने वाला है, वैसे कैसे मैं नरमीन की शादी उससे कर दूं? वो कभी भी राजी नहीं होगी। लेकिन भाभी फौरन बातों ही बातों में कहने लगी कि ये हरकतें देखी है तुमने अपनी बहन की? अब है तो वो तुम्हारी बहन, लेकिन मैंने आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध रखी ना। जिस तरह ये सच सवर कर कॉलेज जाती है, हालत नहीं देखी तुमने इसकी? तुम्हारी बहन तो इसी दिन ही हाथ से निकल गई थी जब उसके सर से माँ बाप का साया छिना था। तुम तो चले जाते हो घर पर काम में, घर में ये मेरे साथ होती है, इसके नैन मटकों का मुझे इलम है। और तुम इसके भाई हो, सबको तुम्हें थोड़ी बता सकती हूँ ये। अगर किसी की आगे वो आएगी ना, तो वो बड़ी उम्र का मर्द ही है। वैसे भी ऐसी शौक मजाज लड़कियों की शादी अगर बड़ी उम्र के मर्द से हो तो ये घूंटे से बांध कर रहती हैं। भाई ये सुनकर चुप हो चुका था। भले ही अपनी बीवी की बातों में आकर वो अपनी बहन के बारे में कोई बदगुमान हो चुका था, लेकिन वो इसके साथ कुछ गलत में नहीं होने देना चाहता था। फिर कुछ रोज बाद इसने अपने भाई जफर को बुलवाया। जिस तरह वो शरीफ मासूम बनकर बैठा था, भाई की जी हजूरी कर रहा था। ये देखकर नरमीन के भाई का दिल इसके लिए कहीं ना कहीं बदल चुका था। भाभी ने चापलूसी और खुशामद करके किसी तरह इसको राजी कर लिया था, लेकिन नरमीन ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी भाई, अगर आपने मेरी शादी जफर भाई से करने का सोचा भी तो। वो गुस्से से पागल हो रही थी। वैसे भी मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ना है, मैं अभी शादी करूंगी भी नहीं, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि शादी के बाद माशरे में औरत की क्या वैल्यू है। अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उसकी दूर की सोच थी। नरमीन भले जितनी खामोश रहती, लेकिन अगर भाई उसके साथ कुछ ज्यादती करता तो वो रिश्तेदारों को जमा करने में देर नहीं लगाती थी। तभी भाई उसके सामने खामोश हो जाते। अभी भी उसने जिद करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन का आने वाला सारा किराया उसकी यूनिवर्सिटी की फीसों में जा रहा था। वो घर वैसे भी नरमीन के नाम पर था, लेकिन भाभी भाई को
भड़काते हुए कहने लगी कि खूब भेजो इसे, यूनिवर्सिटी में देखना एक दिन मुंह काला करके हमारी इज्जत को दागदार करेगी। इन्हें इस बात की आग थी कि नरमीन ने उनके भाई से शादी से इनकार क्यों किया, लेकिन नरमीन को इस बात की जरा परवाह न थी। उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और वहां उसकी दोस्ती फरवा से हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिन उसके लिए क्या क़यामत लाने वाली है। यूनिवर्सिटी के गेट से निकलते ही उसका दिल धड़क उठा था। आज फिर वो सामने ही खड़ा था, सीने पर बाजू लपेटे, आंखों पर सनग्लासेस लगाए। उसे नरमीन का दिल धड़का दिया था, लेकिन फरवा उसे देखकर खुश हो गई। अरे निहाल भाई, आज फिर मुझे लेने आए हैं, कसम से बहुत ही अच्छे हैं, ये कितना ख्याल रखते हैं, इन्हें मेरा इतना तो मेरे सगे भाई को भी ख्याल नहीं है। फरवा खुशी से चहक रही थी, तभी उसे कहने लगी, चलो तुम भी चलो, गाड़ी में कहाँ पॉइंट में खुआर होती फिरोगी। वो उसे भी अपनी कजन के साथ गाड़ी में जाने की ऑफर दे रही थी, लेकिन नरमीन ने साफ इनकार कर दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो पॉइंट से चली जाऊंगी, तुम्हें पता है ना फिर भाभी की आदत का। दिल तो इसका भी धड़क रहा था, मुकाबिल खड़े शख्स की निगाहें उसे बहुत कुछ कहती थी, और ये आज से नहीं पिछले 5 दिनों से हो रहा था। फरवा की कजन की नजरों का खास एहसास उसके दिल में अजीब खुशी पैदा कर रहा था। वो वजाहत से भरपूर शख्स जिसकी आंखों में उसे देखते ही एक चमक उभर आती, और इस बात को नरमीन ने महसूस किया था। फिर वो इसके पास से गुजरती चली गई, जबकि फरवा निहाल के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो चुका देने वाला था। फरवा आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, लेकिन सामने निहाल मलिक खड़ा था। आज तो फरवा भी नहीं आई, तो इसकी मौजूदगी पर नरमीन हैरान थी। जैसे उसके करीब से गुजरने लगी तो निहाल ने उसे आवाज दी थी, मैं आपका इंतजार कर रहा था कब से, और आप अनजान बनकर सामने से गुजर रही हैं। इसके बाद फिर वो हैरान रह गई, मेरा इंतजार, लेकिन क्यों? चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। तभी वो 2 कदम चलता उसके सामने आया और कहने लगा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे लगा था इस बात का एहसास शायद आपको भी हो गया है। वो बड़ी कॉन्फिडेंस से उसके सामने कह रहा था। नरमीन सुर्ख पड़ गई, फिर घबरा कर कहने लगी, देखिए ये मुनासिब नहीं, और मेरे रास्ते से हटे। वो जैसे ही जाने लगी, निहाल उसके सामने आ गया। इतना गरूर अच्छा नहीं, मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करती हैं, आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है। निहाल ने गौर से इसकी खूबसूरत आंखों को देखा, जिसे नरमीन ने फौरन झुका लिया था। वो दिल के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत के रास्ते पर कदम रख चुकी थी। आसपास खड़े लोग मामूल के मुताबिक ही गुजर रहे थे, लेकिन अगर वो मजीद कुछ देर वहां पर खड़ी रहकर उससे बात करती तो यकीनन उसकी तरफ नजरें उठने लगती। निहाल भी कहने लगा कि प्लीज आप इसे छोड़िए, गाड़ी में आइए, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूंगा, और यूं हमारी भी बातें भी हो जाएंगी। वो इसे काफी शरीफ लगा था, इसलिए वो चुपचाप इसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। निहाल ने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। स्पीड कदरे कम रखी हुई थी, और फिर वो नरमीन से उसके घर वालों के बारे में पूछने लगा। जब उसने बताया कि वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती है, तो निहाल खुद ही कहने लगा कि ऐसी, फिर तो आपकी भाभी का रवैया आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो फौरन चौंक कर उसे देखकर कहने लगी कि आपको कैसे पता? निहाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, कहने लगा कि ऑफ कोर्स मैं भी इसी माशरे में रहता हूँ, और मुझे पता है कि माँ बाप की गुजर जाने के बाद आजकल की भाभियां कैसा रवैया रखती हैं। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इन सब से अलग करके अपनी जिंदगी बना लूंगा। उसे ये कहते हुए उसने फौरन नरमीन का नाजुक सा हाथ पकड़ लिया था। नरमीन के पूरे वजूद को एक झटका सा लगा था। जल्दी से उसने अपना हाथ छुड़वा लिया था, हिचकिचाते हुए कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं? प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप मुझे यहीं पर उतार दें। वो फौरन सॉरी करते हुए कहने लगा कि अच्छा बाबा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा यूं टच करना अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें नहीं हाथ लगाता। अब निहाल और इसकी चोरी छुपे मुलाकातें होने लगी। फिर एक दिन निहाल ने उसे बताया कि वो फरवा को लेने नहीं, बल्कि सिर्फ उसे देखने के लिए यूनिवर्सिटी आता था। उसके पापा का ताल्लुक एक गांव से था, लेकिन वो यहाँ एक नई फैक्ट्री की बुनियाद रख रहा था, इसीलिए एक फ्लैट में रहता था। फरवा को कानो कान खबर भी ना हुई, वो निहाल के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के ख्वाब देखने लगी। वो समझ रही थी इसका मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत है, निहाल जल्द इसका रिश्ता लेने आएगा तो फिर वो इसके संग रुखसत होकर हमेशा के लिए इसके साथ चली जाएगी। मोहब्बत के रास्ते बहुत दुश्वार सही, लेकिन इतने भी कठिन नहीं थे। दिन रात इनकी मुलाकातें होने लगी। सिर्फ इससे मुलाकात करने के बहाने वो एक अकेडमी में भी पढ़ाने लगी, और इस अकेडमी की तनख्वाह भाभी के हाथ में रखने लगी, तो थोड़े दिनों के लिए उनकी जुबान भी खामोश हो गई थी। फिर इस दिन रेस्टोरेंट में मुलाकात के दौरान निहाल उसके नजदीक होने लगा तो एकदम पीछे हटी थी, जबकि आंखों में खुमार लिए उसकी गुलाबी होंठों को देख रहा था। क्या हो गया यार, मोहब्बत में कैसा पर्दा? निहाल ने नाराजगी का इजहार किया तो नरमीन ने नजरें झुका ली। ये सब मुनासिब नहीं, शादी से पहले वो तो अपने उमड़ते जज्बात पर बड़ी मुश्किल से काबू पा रहा था। अपना हाथ इस वक्त उसने उसकी बैग पर रखा हुआ था। धीरे धीरे अंगूठे से उसकी बैग से लाता कहने लगा, तुम नहीं जानती, अब क्या तुम मेरी रूह में समाती जा रही हो? तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ सूझता भी नहीं है। रात को लेटता हूँ तो जज्बात उमड़ने लगते हैं, जी चाहता है बस तुम अभी के अभी उड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बाहों में भरकर
यूं ही सारी रात गुजर जाऊं। तुम्हारे बगैर अब तो मेरी रातें कटना भी मुश्किल हो गई हैं। इससे पहले वो मजीद इसे खींचता, वो फौरन उठकर इससे अलग हुई थी। घूर कर निहाल को देख कर कहने लगी कि प्लीज निहाल, मैंने कहा नहीं ये सब कुछ शादी के बाद। आप मेरे साथ अगर बार बार ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं बता रही हूँ मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। उसके अंदर भी एक अलग सी सरशारी उठने लगी थी। उसे यूं बार बार निहाल को इनकार करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अगर वो भी बहक जाती तो निहाल बिल्कुल भी उसका लिहाज न करता और दोनों बगैर निकाह के ही अपनी हदूद पार कर जाते। यही सोचकर उसे खुद से अलग किया था। उसकी मासूम बात सुनकर वो मुस्कुराया था। इसका मतलब है कि कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो वो हंसने लगी। जी हाँ जनाब, तो आप भेज रहे हैं अपने पेरेंट्स को भाई के पास? नरमीन ने अपनी खूबसूरत आंखों से इसकी वजाहत से भरपूर चेहरे को देखा। वो सोच में पड़ गया। बहुत मुश्किल है। मेरे वालिदैन कट्टर रवायती हैं। सच बताऊं तुम्हें, हमारे खानदान में रवाज नहीं, न लड़की और ना ही लड़कियां खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते। निहाल की इन बातों पर नरमीन की आंखें फौरन नम हो गई थी। जब ये नामुमकिन था तो फिर आपने मोहब्बत के सब्ज बाग क्यों दिखाए मुझे? उसकी निगाहों में बेपनाह शिकवा था। तभी निहाल ने उसकी नाजुक हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। किसने कहा कि ये सिर्फ सब्ज बाग है? हमारा निकाह जरूर होगा और ये मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंचेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तो खुद बेताब हूं तुम्हें पाने के लिए, अपना बनाने के लिए। जरा इस दिल से पूछ कर तो देखो। वो मदहोश लहजे में कह रहा था जबकि नरमीन का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मोहब्बत की दास्तान लंबी हो जाती अगर वो घर जाने के खौफ से जल्दी ना उठ जाती। फिर इस दिन निहाल उससे कहने लगा, बड़ा मसला हो गया है। बाबा जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहते हैं मेरी कजन के साथ, लेकिन मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर नरमीन का चेहरा फीका पड़ गया था। अब क्या होगा निहाल, तुम अपने बाबा को कैसे राजी करोगे? वो तो कभी नहीं मानेंगे। वो रो देने को थी। दूसरी तरफ भाई भी उसके पीछे पड़ गए थे कि अब यूनिवर्सिटी छोड़ो क्योंकि मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। नरमीन ने किसी भी तरह करके इन्हें अभी रोक रखा था और अब निहाल ने उसे नई परेशानी में डाल दिया था। प्लीज तुम मेरे भाई से हाथ मांगने आओ निहाल, कहीं वो मेरा रिश्ता किसी दूसरी जगह न कर दे। निहाल की मिन्नतें करने लगी। तभी वो परेशान हो गया। अरे क्या कहती हो तुम? बगैर माँ बाप के उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा? वो तो कभी भी रिश्ता नहीं देंगे। उसका एक ही रास्ता है, हम दोनों निकाह कर लेते हैं। इस तरह मेरे माँ बाप भी तुम्हें कबूल कर लेंगे और तुम्हारे भाई भाभी भी। फिर हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान थे। वो कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भाग कर शादी करूंगी तो भाई के दिल पर क्या गुजरेगी? भाभी तो वैसे ही मुझ पर गंदे इल्जामात लगाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। ऐसे तो इन्हें बोलने का और ही मौका मिल जाएगा। लेकिन निहाल उससे कहने लगा कि पागल मत बनो। सारी जिंदगी तुमने इन खुद गर्ज लोगों के बारे में ही सोचा है। अब भी उनके बारे में सोचोगी तो अपने लिए कब सोचोगी? कब स्टैंड लोगी? तुम्हें अपनी खुशियां सोचनी चाहिए, ना कि उन लोगों के बारे में जो जबरदस्ती तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी किसी भी अरे गहरे से करवा देंगे। निहाल की बात सुनकर नरमीन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। भाई तो वो था जिसने कभी झूठे मुंह भी उसे पूछा नहीं था कि मेरी बहन को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उसके सामने भाभी से बड़े प्यार से बातें किया करते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते और वो मुंह देखती रहती थी। नरमीन उसकी बात सोचने पर मजबूर हुई। वो निहाल से बेइंतहा इश्क करने लगी थी। किसी भी तरह इसे खोना नहीं चाहती थी। कहाँ की पढ़ाई, कौन सी यूनिवर्सिटी, वो सब भूल गई थी। उसकी मोहब्बत में वो भूल गई थी कि वो किस मकसद से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर सबसे लड़ झगड़ कर तालीम हासिल करने आई है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। निहाल के इश्क ने इसे दीवाना कर दिया था। जब इसने देखा कि कोई सूरत नहीं निकल रही उनकी शादी की तो इसकी बात पर राजी हो गई। इस दिन निहाल हवाओं में उड़ रहा था। जिस दिन यूनिवर्सिटी का बहाना करके नरमीन सुर्ख रंग का जोड़ा पहने उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। उसने भाभी से छुपकर हाथों पर मेहंदी भी लगा ली थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। काजल ज़दा काली सी आंखें निहाल के दिल पर क़यामत ढा रही थी तो इसके खूबसूरत लब जिन पर आज गहरी लिपस्टिक लगी हुई थी। आज तुम मेरी हो जाओगी। निहाल ने उसका नाजुक हाथ थाम कर अपने सीने से लगा लिया तो नरमीन का दिल धड़क उठा। आज उनकी मोहब्बत की तकमील का दिन था। फिर उन दोनों ने निहाल के फ्लैट पर निकाह कर लिया जहां पर उसने पहले से ही सब बंदोबस्त कर रखा था। शाम के 4 बज रहे थे। उसे घर जाने की जल्दी थी। निहाल ने उसके हाथ थाम लिए। आज तक जाने दे रहा हूँ लेकिन अगली दफा होगी तो इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। जैसे ही हाथ छुड़वा कर जाने लगी तो निहाल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। वो जाकर सीधा उसके सीने से टकराई थी। शर्माती हुई कहने लगी कि निहाल ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे। लेकिन वो इसकी कमर पर अपनी उंगलियों की गर्दिश बढ़ाता कहने लगा कि यार और कुछ ना सही लेकिन थोड़ा बहुत रोमांस करने का तो हक रखता हूँ। आखिर कोई शोहर हो तुम्हारा, मजीद कितना चढ़ पाओगी तुम? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बगैर अपना हक वसूल किए तुम्हें यूं जाने दूंगा। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा वक्त गुजारने दो, अपने वजूद में तुम्हारी खुशबू शामिल करने दो। उसके ये बहके बहके अल्फाज सुनकर आज नरमीन ने भी कोई मज़ाहमत नहीं की थी, बल्कि वो शर्मा कर अपना चेहरा उसके कंधे पर रख के वो अपने हाथ उसकी कमर से ऊपर को लाता अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा चुका था।
پھر گردن سے بالوں کو پیچھے کرتا وہ اپنے لبوں سے وہاں پر اپنی مہر ثابت کرنے لگا۔ وہ بڑے زور سے نہال کی کالرز کو پکڑ چکی تھی۔ جب وہ اس کی گردن پر اپنی شدتیں لٹاتا ہوا اس کے لبوں کی طرف آیا تھا، اس کے لبوں پر بھی جھک کر ان کی شدتیں لٹانے لگا، یہاں تک کہ جب وہ اس سے الگ ہوا تو نرمین کے لبوں پر لگی ہوئی لال لپسٹک اب نہال کے لبوں کی زینت بن چکی تھی۔ وہ ہنس کر اس کے لبوں کو دیکھنے لگی اور پھر اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں پر لگی لپسٹک کو صاف کرنے لگی۔ نہال اسے جانے نہیں دے رہا تھا، لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ پھر جلدی سے نقاب کیا اور گھر جانے کی تیاری پکڑ لی۔ راستے میں وہ مسکراتی گنگناتی رہی، لیکن اچانک ہی ٹائم کا احساس ہوا تو ڈر گئی۔ اپنے دل میں خیال آیا کہ بھابھی سے کہہ دوں گی کہ یونیورسٹی سے سیدھی اکیڈمی چلی گئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا دل میں خوشی کا طوفان بیدار ہو گیا۔ تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، نہال بھائی سے تمہارا معاملہ اتنا بڑھ گیا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ فروا کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ وہ اس کا خالہ زاد تھا، جب بھی یونیورسٹی لینے آتا تو عجیب سی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی۔ یہ خیال سوچتا کہ شاید وہ اس کی وجہ سے یونیورسٹی آتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یونیورسٹی ان کی وجہ سے وہ نہیں بلکہ نرمین تھی۔ نرمین جو نہال سے نکاح کرنے کے بعد بے تحاشا خوش تھی، دل کی یہ کیفیت کسی کو بتانے کے لیے مچل رہی تھی۔ پھر فروا سے بہترین دوست اسے نظر نہ آئی تو اس نے فروا کو صرف اتنا بتایا کہ وہ نہال کو پسند کرنے لگی ہے اور نہال نے بھی اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ فروا کے دل پر چھڑیاں چل رہی تھی، لیکن اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے۔ پھر کچھ دنوں سے وہ اس سے کنارہ کرنے لگی اور اتنا کنارہ کیا کہ ان دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ اس نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ تم مجھ سے اتنی کٹ کر کیوں رہ گئی ہو؟ کیا تمہیں کوئی میری بات بری لگی ہے یا پھر میری اور نہال کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے بات نہیں کر رہی؟ لیکن فروا اس روز کینٹین میں اس پر پھٹ پڑی تھی، غصے سے اپنی کتاب ٹیبل پر پٹک کر کہنے لگی، سمجھتی کیا ہو تم دو ٹکے کی لڑکی؟ ویسے تو جب دیکھو ہر وقت اپنے خاندان کا رونا لے کر میرے سامنے بیٹھ جاتی تھی، لیکن کتنی شاطر نکلی تم۔ اپنے سو کولڈ گھرانے سے جان چھڑوانے کے لیے تمہیں میرا ہی کزن ملا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر شاطر ذہنیت رکھنے والی ہو اور میرے شریف کزن پر ڈورے ڈال دو گی تو میں کبھی بھی تمہیں اس کی گاڑی میں بیٹھنے کو نہ کہتی۔ اس کے الفاظ سن کر نرمین کو کافی برا لگا تھا۔ کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس رک کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن فروا کی جیلسی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ فروا کہیں تم نہال کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ یہ الفاظ سن کر فروا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ تمہیں اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ ویسے بھی نہال تم جیسی لڑکی کو وقت گزاری کے لیے رکھ سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی خاندانی بیوی نہیں بنائے گا، کیونکہ ان کے خاندان میں صرف خاندان کی لڑکیاں ہی شادی کر کے آتی ہیں۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ تو دوستی جیسے بالکل ختم ہی ہو کر رہ چکی تھی۔ اب نرمین ایک طرح سے یونیورسٹی میں تنہا ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نہال کی محبت اس کے لیے کافی تھی، جو اب اس کا عشق نہیں بلکہ شوہر بھی بن چکا تھا۔ اب تو وہ دونوں تنہائی میں بھی ملاقاتیں کرنے لگے تھے۔ اس دن نہال اسے فلیٹ پر لے گیا، اس کا حسن نوخیز اسے بے قرار کرنے لگا۔ تبھی وہ دیوانہ وار اپنے عشق کی برسات اس پر کر رہا تھا۔ نرمین گھبرا گئی، پلیز نہال، ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا ہمارے نکاح کے بارے میں، یہ سب کرنا مناسب نہیں۔ لیکن نہال بھلا کہاں رکنے والا تھا، وہ بھی بے خود سی ہوتی چلی گئی۔ شاید محبت کا سرور ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس کی ساری مزاحمتیں بیکار گئی تھی، وہ اپنا آپ نہال کے نام کر چکی تھی۔ وہ اس پر شدتیں لٹاتا رہا تھا جب تک اس کا من نہیں بھر رہا تھا۔ رہ رہ کر وہ پریشان ہوتی، یہی کہہ رہی تھی کہ نہال اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں پریگننٹ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تم پلیز اپنے گھر بات کرو، اگر تمہارے گھر والے مان جاتے ہیں تو میرے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب تو ہمارے نکاح کو بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سینے پر لیٹ کر یہ الفاظ بول رہی تھی، لیکن نہال فوراً کہنے لگا کہ ارے یار اتنا اچھا موڈ ہے، ایسی باتیں کر کے اپنا اور میرا موڈ خراب نہ کرو، جب بہترین وقت آئے گا تو میں گھر والوں کو خود ہی بتا دوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ نازیہ، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی اس خوبصورت نند کی شادی تو مجھ سے کرواؤ گی، کہاں گیا تمہارا وہ وعدہ؟ مجھے تو لگتا ہے وہ اپنے کسی یار کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہے۔ ظفر کی لہجے میں تپش تھی۔ نازیہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، شادی تو تمہاری اسی سے ہوگی، میں بھی دیکھتی ہوں یہ چھپکلی کب تک انکار کرتی ہے۔ ابھی تو ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، یونیورسٹی تو جا رہی ہے، کہتی ہے بڑی افسر بنوں گی، لیکن مجھے اس کے رنگ ڈھنگ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میری بھی بڑی نظر بڑی تیز ہے، میں تو چال ڈھال دیکھتی ہی پہچان لیتی ہوں۔ ظفر کہنے لگا کہ دیکھ لو کہیں وہ چڑیا ہاتھ سے نکل نہ جائے اور میں دیکھتا رہ جاؤں۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ نازیہ اسے تسلی دیتی رہی۔ پھر شام کو ہی نواز بھائی اسے کہنے لگی، کل سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، میں تمہاری شادی کر کے تمہیں اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو سکوں۔ پھر مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ان کے لہجے میں تلخی تھی، وہ نرمین سے 10 سال بڑے تھے۔ پہلے تو گڑیا کہتے کہتے ان کا منہ نہیں تھکتا تھا، لیکن جب سے امی ابو کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ بہت بدل گئے تھے۔ نرمین کی آنکھیں بھر آئی، میرا فائنل سیمسٹر بہت نزدیک ہے بھائی، کچھ مہینے رک جائے۔ لیکن نواز نے سختی سے اسے دیکھا تھا۔ ہرگز نہیں، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، تمہاری وجہ سے ہر روز نازیہ اور میری لڑائی ہوتی ہے
कब तक मैं बच्चों के सामने उससे लड़ाई करता रहूं? तुम अपने घर इज्जत से रुखसत हो जाओ, मेरे लिए यही काफी है। सख्त लहजे में कहते हुए उसके सामने से गुजर कर चले गए, जबकि नरमीन का दिल फटने को हो रहा था। उसे जल्द से जल्द निहाल से मुलाकात करनी होगी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब नवाज भाई ने सख्ती से उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद करवा दिया था। नाजिया भाभी की बातों में आकर वो भी बड़े मजे से ये सब तमाशा देख रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि नरमीन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। उसके चेहरे की रंगत, आंखों का काजल और बदलती शख्सियत इन्हें बहुत सी कहानियां सुना रही थी। फिर इस दिन इसने नाजिया भाभी के सामने बहाना किया था, भाभी वो मुझे अपनी सहेली फरवा से मिलना है, वो जरूरी काम है, इससे मैं चली जाऊं, कहीं नवाज भाई के आगे वो दो चार न लगा दे। इसी खौफ से इनसे इजाजत लेना जरूरी समझी और निहाल के फ्लैट में उससे मिलने चली आई। लेकिन वहां पर लगा बड़ा सा ताला उसका मुंह चिढ़ा रहा था। क्या करूं, इंतजार करूं या घर वापस चली जाऊं? आज तो निकलने का मौका मिल गया, घर से न जाने फिर दोबारा मिलेगा या नहीं। वो लब काटती हुई थोड़ी देर वहीं पे खड़ी रही थी, तभी वहां से एक शख्स गुजरा था और चादर में लिपटी इस लड़की को सर से पांव तक देखने लगा। वो घबरा कर इस शख्स से पूछने लगी, ये किस टाइम आते हैं? दरअसल मुझे इनसे बहुत जरूरी काम था। वो निहाल के बारे में इससे पूछने लगी तो वो शख्स भारी लहजे में कहने लगा, 10-15 दिन हो गए, इस फ्लैट पर तो ताला है, शायद वो ये शहर छोड़कर चले गए हैं। नरमीन का दिल खौफ से सुकड़ कर रह गया। एकदम ही उसके चेहरे की पीली पड़ती रंगत इस शख्स के चेहरे से छुपी ना रही थी। तभी इसने जल्दी से निकाब से चेहरा छुपाया और तेज कदमों से वापस घर आ गई। उसकी सांसें बहुत बोझल हो रही थी, ऐसा लग रहा था वो अभी गिर जाएगी। उसने कांपते हाथों से अपने छोटे से मोबाइल से निहाल का नंबर मिलाया, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं था क्योंकि मोबाइल नंबर ऑफ जा रहा था। या अल्लाह, निहाल आप कहाँ चले गए हैं? खुदा के लिए हमारे पास आ जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। वो दिल ही दिल में उसे याद कर रही थी, लेकिन घबराहट और चक्कर थे कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उससे कैफियत में वो लेट गई। वो नहीं जानती कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर इस रात को निकाहनामा हाथ में लेकर देर तक उसे देखती रही। सिर्फ यही सबूत है उसके पास और कुछ भी नहीं। वो उसे देखकर उसका दिल थोड़ा मजबूत हुआ था। फिर 2-4 दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन उसकी तबीयत ठीक है संभलने का नाम नहीं ले रही थी। नाजिया भाभी की नजर भी बड़ी तेज थी और कुछ दिनों से देख रही थी कि नरमीन हाल से बेहाल है। पूरी पूरी रात जागती रहती है, तो कभी वॉशरूम में जाकर उल्टियां करती रहती है, कभी अपनी चादर से अपना वजूद छुपाने की कोशिश करती है। क्या हुआ, आजकल तुम्हारी तबीयत बड़ी खराब रहने लगी है? वो जो माथे से पसीना साफ कर रही थी, एकदम ही नाजिया भाभी की आवाज पर उछल पड़ी। नहीं तो भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, जरूर कोई बात है, सच सच बताओ, क्या मामला है? खौफ से रंगत उसकी पीली पड़ गई थी। अरे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है? मुझे अपना हमदर्द समझो। मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं कहूंगी, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। कुछ ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं होगी? वो बड़ी चालाकी और मकारी से उससे सच्चाई उगलवाना चाहती थी, लेकिन नरमीन भी उनकी नीयत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए कुछ भी बताने से गुरेज ही किया। लेकिन जब अगले हफ्ते भी होश होकर गिरी तो नवाज भाई भी घर में नहीं थे। नाजिया ही करीब की क्लिनिक में काम करने वाली नर्स को बुलाकर ले आई, जिसने नरमीन को चेक करते ही बता दिया कि 2.5 महीने हामला है या ये लड़की। वो एक तजर्बाकार नर्स थी। नाजिया भाभी का मुंह फटा का फटा रह गया। नर्स के जाने के बाद वो अपना सीना पीट रही थी। कर दी ना अपने भाई की इज्जत तार तार, बदकिरदार लड़की। आज तो वो तुझे खुद अपने हाथों से जहर देगा। किसके साथ मुंह काला किया है तूने, और अब नाजायज बच्चे भी पैदा करने चाह रही है, और हमें कानो कान खबर भी नहीं हुई। नाजिया भाभी की जुबान जहर उगल रही थी, जबकि नरमीन बूत बनी जमीन पर बैठी थी। ये सब उसके साथ अचानक ही हुआ था। तभी वो तड़प कर कहने लगी कि नहीं नहीं भाभी, खुदा की कसम, मैंने किसी के साथ मुंह काला नहीं किया, बल्कि जिसके साथ मोहब्बत की उसने मुझसे निकाह किया, और ये बच्चा नाजायज नहीं बल्कि जायज है। उसकी आंखें आंसू बहा रही थी। अच्छा, कैसे मान लूं ये बच्चा जायज है? और कौन है वो जिसने तुझसे निकाह किया है? तभी वो अपने पर्स से निकाहनामा निकालकर भाभी को दिखाने लगी। मैं झूठ नहीं कह रही, है देखिए, ये है निकाहनामा। नाजिया भाभी ने शोला उगलती आंखों से उसे देखा, और जैसे फिर उन्हें बदला लेने का मौका मिल गया, निकाहनामा झपट कर उसके हाथ से छीना और चूल्हे पर रख दिया, जिसने फौरन ही आग पकड़ ली थी। नरमीन दुख और सदमे की कैफियत से चूर अपने निकाहनामे को जलता हुआ देख रही थी। ये क्या किया आपने? एक यही सबूत था मेरे पास कि मेरा इस शख्स से निकाह हो गया, मेरा बच्चा जायज है ना जायज नहीं। ये क्या किया आपने? किस जन्म का बदला लिया आपने मुझसे? वो दुहाइयां दे रही थी, तभी नाजिया भाभी नफरत से कहने लगी, इस बात का बदला लिया है तूने मेरे भाई से शादी करने से इनकार किया, और अब देखना जमाना तुझ पर थू थू करेगा। तेरा भाई आएगा तो तुझे अपने हाथों से जहर देगा। लाख तो लोगों के सामने ये कहती रही कि तेरा ये बच्चा जायज है, कोई भी नहीं मानेगा। अब तो सबूत कहाँ से लाएगी? नाजिया भाभी बड़ी मकारी से कह रही थी। नरमीन जमीन पर बैठती चली गई। फिर शाम को ही उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। नरमीन ने जो मोहब्बत के नाम पर अपनी ख्वाबों की दुनिया बसानी चाही थी, अब वो राख होकर इसके सामने खड़ी हंस रही थी। भाई को जब ये सारी बात पता चली तो वो जीते जी मर गए थे। जैसे नरमीन के सामने बर्मिला अपनी नफरत का इजहार किया
और फिर कहने लगी अब तुम्हारी इज्जत इसी में है कि इस हालत में मैं तुम्हारा निकाह जफर से कर दूं ताकि हमारी भी इज्जत बच जाए और तुम्हारी भी। कल तुम्हारा निकाह है जफर से, अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। भाई उसे धमकी देकर चले गए थे, लेकिन वो मर कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। निकाह पर निकाह करके ना अपनी जिंदगी अजाब करना चाहती थी और ना ही इस मासूम बच्चे की जो इस दुनिया में आने वाला था। दिल पर पत्थर रखकर उसने एक फैसला किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि निहाल निकाह के नाम पर उसके साथ ही खिलवाड़ करेगा। काली चादर में लिपटी इस लड़की को पठान चौकीदार ने बड़े गौर से देखा था। किससे मिलना है आपको? वो मुझे फरवा इब्राहिम से मिलना है, मैं इसकी दोस्त हूँ, वो जरूरी काम है उनसे। वो गिड़गिड़ा कर इस चौकीदार से इल्तिजा कर रही थी। चौकीदार ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फरवा गेट पर आई थी। निहाल वाले मामले की बात वजह से नरमीन से नफरत सी करने लगी थी। उसे देखकर मुंह बन गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगी। क्या हुआ, खैरियत तुम यहाँ? वो आंखें मसलते हुए कहने लगी, ऐसे लग रहा था जैसे अभी सोकर उठी है। फरवा प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे निहाल का एड्रेस चाहिए। वो जिस फ्लैट में रहता है वो तो कब से बंद पड़ा है। तुम मुझे इस गांव का एड्रेस दे दो, मैं वहां चली जाऊंगी उससे मिलने। माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इसकी दौलत के पीछे इतनी पागल हो जाओगी कि उससे मिलने की तड़प में उसके पीछे गांव पहुंच जाओगी। होश में तो हो, उसका बाप गांव का बहुत बड़ा बटेरा है। उनके गांव में पुरानी रवायत का राज है। वो तुम जैसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाते, इसलिए गांव जाने का सोचना भी मत। और निहाल शायद इस कंट्री में नहीं है, वो लंदन चला गया है। भले ही वो मेरा खालाजाद है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी आंटी की जिंदगी इस गांव में कैसे गुजर रही है। प्लीज परवा, तुम मुझे गलत मत समझो। निहाल ने मुझसे निकाह किया था, मैं गांव जाकर इसके बाबा से बात करूंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी, वो मुझे अपना ले। वो गिड़गिड़ा कर उसे बार बार इल्तिजा कर रही थी। फरवा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम होश में तो हो निकाह, और वो भी तुमसे करेगा। इनके गांव के रूल इस कदर सख्त हैं कि अगर तुम ये बात वहां जाकर करोगी तो तुम्हें खड़े खड़े ही उड़ा देंगे। वहां जाने का तो सोचना भी मत। और प्लीज तुम दोबारा यहाँ मत आना, मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। फरवा ने बेमुरवती और बेरुखी की इंतहा कर दी थी। तुम जैसी दो कोड़ी की लड़कियां ऐसी ही जिंदगी भर जलील होती हैं, तलख लहजे में कहती ही वो पलट गई थी। एक आस एक उम्मीद लेकर वो फरवा के पास आई थी, लेकिन उसने जिस तरह रवैया इख्तियार किया था वो वहीं पर ढेर हो गई। अब वो जाए तो जाए कहाँ? इतना बड़ा फैसला तो कर लिया था घर से निकलने का, लेकिन अब मुसीबतें मुंह खोले उसका इंतजार कर रही थी। वो वहीं दरख्त की छांव में बैठ गई। परेशान हाल आंखों में आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काश वो पहले समझदारी दिखाती तो इतना बड़ा कदम ना उठाती। अगर उठा ही लिया था तो निहाल के बारे में सारी मालूमात पहले से ही लेकर रखती, लेकिन उसने तो मुझसे दगा करना ही था। शायद वो सारी प्लानिंग पहले ही बना चुका था। वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। मगरिब से ईशा हो गई, अब रात के 10 बजने वाले थे। तभी एक बराबर वाले बंगले से खतून निकल कर आई थी। वो उड़िए से इस बंगले की मुलाजमा लग रही थी। सुबह से देख रही हूँ, बेटी कौन हो तुम? बड़ी परेशान लग रही हो, कब से यहाँ बैठी हो? एक अंधा मिलना था, वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं इस दुनिया की बदनसीब लड़की हूँ अम्मा जी। मुझ जैसी बदकिरदार लड़कियों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। लगता है कि दुनिया की ठुकराई हुई हो। चलो कोई नहीं, दुनिया वाले माफ नहीं करते, लेकिन वो ऊपर बैठा मेहरबान रब्बुल इज्जत बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। तू बड़ी जवान और खूबसूरत बच्ची है, यूं अकेले बैठना ठीक नहीं, चल आजा मेरे साथ। अम्मा जी ने उसे चलने को कहा तो हैरत से आंखें फाड़ी ने देखती रह गई। सच में इस रब की जात बड़ी बेनियाज थी। अम्मा जी फरिश्ते के रूप में इसके सामने आई थी। वो भी क्या करती, खामोशी से उठकर उनके पीछे चल पड़ी। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो इस आलीशान घर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। घर वाकई बहुत कमाल का था। अभी वो इधर उधर इश्तियाक भरी नजरों से देख रही थी कि अचानक एक भारी गंभीर आवाज गूंजी। बानो भी, ये लड़की कौन है? वो भी इस वक्त सामने से आती बड़ी ही रोबदार पक्की सी उम्र की खतून की आवाज सुनकर फौरन नरमीन ने 2 कदम पीछे हटाए थे। चादर को अपनी गिरद बड़ी सख्ती से खींच लिया था। जब वो बूढ़ी मुलाजिम आगे बढ़कर कहने लगी कि बीबी जी, ये लड़की बेसहारा है, सुबह से मैं इसको देख रही हूँ कि सामने दरख्त के नीचे बैठकर रो रही है। जवान जहान बच्ची है, मैं भी बच्चियों वाली हूँ, और आप भी कहीं उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो इसलिए इसको घर ले आई हूँ। साइमा ने एक नजर गौर से इस लड़की को देखा। शक्ल से ही वो कोई खानदानी लड़की लगती थी। गैर मामूली हुस्न के साथ वो बेतहाशा हसीन लगती थी, खासकर इसकी सहरंगेज आंखें जिनमें अब उदासी फैली हुई थी। माथे पर बल डालकर कहने लगी कि ये मेरा घर है, कोई दारुल अमान नहीं। यहाँ पर जो भी आएगी मुंह उठाकर रहने लगेगी। अगर तो इस लड़की को कोई काम काज करना आता है तो ठीक है, नरमीन को तो रहने के लिए ठिकाना चाहिए था। जब तक उसे निहाल के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। वो फौरन कहने लगी, जी बीबी जी, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं खाना भी बना लेती हूँ, साफ सफाई भी कर लेती हूँ। साइमा ने इसे रख लिया था कि ठीक है, कल से तुम घर में छोटे मोटे काम कर दिया करना। नरमीन की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। इस घर में उसे कमरा रहने को मिल गया था जो कि घर की बैरूनी तरफ मौजूद सर्वेंट क्वार्टर की तरफ था। उसने सुख का सांस लिया था। उसके बाद उसके दिन इस घर में गुजरने लगे थे।
साइमा बेगम की 2 बेटियां थी, दोनों ही काफी मासूम और सादा सी थी। वो जल्द उसकी दोस्ती साइमा बेगम की दोनों बेटियों से भी हो गई थी। लेकिन साइमा बेगम तो इस वक्त चौंकी जब एक रोज मैथ का एक सवाल अबरी से हल नहीं हो रहा था। वो बड़ी बहन रिदा से बार बार पूछ रही थी, लेकिन कितनी बार उस सवाल को हल करने के बावजूद वो गलत हो गया था। साइमा बेगम के लिए चाय बनाकर लाने के बाद नरमीन ने जब इस सवाल को देखा तो उसके पास बैठकर चुटकी में वो सवाल हल कर दिया था। ये देखकर साइमा बेगम के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां भी हैरान हो गई थी। साइमा कहने लगी कि तुम और एफएससी की बुक्स के सवाल हल कर रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम कोई अनपढ़ सी लड़की हो। लेकिन नरमीन ने गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि नहीं, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। लेकिन फिर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। साइमा बेगम ने उससे इसके माजी के बारे में पूछा तो वो खुली किताब बनी इन्हें सब कुछ अपने बारे में बताने लगी थी। उस दिन के बाद से उस घर की सिर्फ एक मुलाजमा नहीं रही थी, बल्कि अपनी शरीदा की ट्यूटर भी बन चुकी थी। अक्सर शाम को वो दोनों इसके पास से बैठकर पढ़ा करती थी, जिससे उसे अच्छी तनख्वाह मिली थी। वो फौरन बूढ़ी मुलाजमा के साथ बाजार गई थी अपने होने वाले बच्चे के लिए, और अपनी जरूरत का उसने कुछ सामान लिया था। अब इसका पेट बाहर निकलने लगा था, लेकिन चूंकि वो खुद भी दुबली पतली सीतली थी, इसलिए महसूस नहीं होता था कि वो मां बनने वाली है। वो शाम जब वो काम निपटा कर बैठी, उसकी तबीयत कुछ बोझल हो रही थी। फिर बूढ़ी मुलाजमा से कहने लगी कि अम्मा जी, ये साइमा बेगम अपनी बेटियों के साथ अकेली रहती हैं, उनके शोहर का इंतकाल हो गया क्या? बूढ़ी मुलाजमा फौरन कहने लगी कि आय लड़की, क्या कह रही हो तुम? अगर बीबी जी ने सुन लिया तो फिर तेरे कान मरोड़ कर रख देगी। वो तो लंदन में रहते हैं, वहां पर अपनी गोरी चिट्टी बीवी के साथ। सुना इस शादी में से उनके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। तभी तो यहाँ सालों बाद कोई एक बार अपनी शक्ल दिखा देते हैं, वरना वहां अपनी दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ अपनी बेटियों को तो पहले भी कोई मोहब्बत नहीं करते थे। अब तक तो वो साइमा बीबी जी को तलाक दे देते अगर उनके ससुर ये घर उनके नाम न करके जाते। ये सुनकर वो भी ख्यालों में खोई थी कि तभी घर में एक स्याह रंग की गाड़ी दाखिल हुई, जिससे देखकर अबरिश और साइमा बेगम तो फौरन अपनी नश्तों से उठकर खड़ी हो गई थी। गाड़ी से एक पक्की सी उम्र का इंतहाई वजाहत भरी शख्सियत रखने वाला शख्स उतरा था। ये कोई और नहीं बल्कि साइमा बेगम का शोहर था। इतने सालों बाद अपने शोहर को अपने सामने देखकर साइमा की आंखों में आंसू आ गए थे। नरमीन चुपचाप ये मंजर देख रही थी, लेकिन जैसे ही अनवर की नजर नरमीन पर पड़ी तो इसे देखता रह गया। फौरन इसकी जानिब बढ़ा फिर कहने लगा कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, पाकिस्तान में भी ऐसी हसीनाएं मौजूद होती हैं। मुझे तो आज पता चला है। कौन है ये लड़की? नरमीन जो इसे अपने अंकल का दर्जा देने वाली थी, उसके ये अल्फाज सुनकर थोड़ी हड़बड़ा सी गई थी। साइमा बेगम फौरन आगे बढ़ के कहने लगी कि ये नई मुलाजमा है, ये बेसहारा थी, इसलिए हमने इसको इस घर में रखा है। अपने शोहर के धोखे के बावजूद साइमा अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो इसे कमरे में ले गई। रात का खाना नरमीन ने ही तैयार किया था। बार बार इस शख्स की नजरें नरमीन पर उठ रही थी। अनवर तो शुरू से ही हुस्न का दिलदादा था, जहां उसे हसीन लड़की मिलती वहीं पर वो ढेर हो जाता था। वही यही समझ रहा था कि कम उम्र भोली भाली सी लड़की कुंवारी होगी, बस किसी भी तरह वो नरमीन के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता था। इस रात जब काम निपटाने के बाद नरमीन थकी हारी अपने बिस्तर पर जाकर लेटती तो लेटते ही इसकी आंख लग चुकी थी। अभी वो सोई थी जब इसे कमरे में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। यही लगा कि शायद बूढ़ी मुलाजमा कमरे में आई होगी, लेकिन अभी देखते ही देखते अनवर ने अपना हाथ उसकी कमर पर फेरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपना हाथ बड़ी बेबाकी से उसकी धड़कनों की जाने बढ़ा रहा था। इससे पहले वो कोई बड़ी गुस्ताखी कर देता, कांप कर नरमीन की आंखें खुल चुकी थी। इससे पहले कि उसके लबों से कोई चीख निकलती, अनवर ने फौरन उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। कहने लगा, रिलैक्स गुड़िया, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए आया था। सारा दिन तुम्हारा घर के काम काज में गुजर जाता है। अब अगर तुम मेरी बात मानो, मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन एक ही झटके से नरमीन ने उसे दूर धक्का दिया था। चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली थी। एक हाथ अपने पेट पर था। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी अपने कमरों से उठकर आ चुके थे। वो रोते हुए जाकर साइमा बेगम के सीने से लगी थी। कहने लगी, ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। साइमा तो फिर बेयकीनी से अनवर को देख रही थी। आगे बढ़कर कहने लगी कि शर्म नहीं आई तुम्हें इस मासूम लड़की के साथ ये सब करते हुए? अरे ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र की थी। लेकिन अनवर फौरन मुकर चुका था। कहने लगा कि मुझे काफी पीनी थी, इसलिए इसके कमरे में गया था। ये जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मुझे तो इसके अपने इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। पाकिस्तानी मुलाजमें होती ही ऐसी हैं, पैसे ठगने के लिए झूठ बोलती हैं। लेकिन नरमीन के पेट में दर्द की ठेस से उठने लगी। बूढ़ी मुलाजमा उसे पकड़ कर कहने लगी कि बेटा आओ, इधर सोफे पर बैठो। इस हालत में तुम्हारा यूं भागना, परेशान रहना अच्छा नहीं है। तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। ये सुनकर अनवर का दिल अंदर तक खट्टा हो चुका था। ये लड़की प्रेग्नेंट थी, यानी पहले से शादीशुदा थी। इसे सोचकर ही वो बेतहाशा बदमजा हुआ। लेकिन अब ये घर नरमीन के लिए खतरा से खाली नहीं रहा था। इस घर के अलावा इसका कोई ठिकाना भी नहीं था। कम से कम जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाती, वो कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी। बार बार निहाल का नंबर मिलाती, लेकिन निहाल का नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था।
وہ تو جیسے جا کر اسے بھول ہی چکا تھا۔ ایک دو بار اس نے فروا سے دوبارہ بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن جیسے ہی چوکیدار نے اسے جا کر بتایا کہ باہر نرمین آئی ہے تو اسے چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بہانہ لگا دو، یہ کہہ دو کہ میں گھر ہی نہیں ہوں۔ سکا سانس نرمین نے اس وقت دیا تھا جب انور کچھ ہفتے رہنے کے بعد واپس لندن روانہ ہو گیا، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن سائمہ کو اس سے عجیب سی نفرت ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر کوئی کام نہیں کر سکتی تو اس گھر میں رہ کیوں رہی ہو؟ بہتر ہے کہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے میرے شوہر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ سائمہ بیگم کا یہ الزام سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ بی بی جی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو انہیں اپنے باپ جتنا درجہ دے رہی تھی، اگر ان کی نیت میں کھوٹ تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ چپ چاپ سرونٹ کوارٹر میں تھی جہاں پر اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ اکثر اسے پیٹ میں درد کی ٹھیسیں بیٹھنے لگی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ بوڑھی ملازمہ جتنا ہو سکتا تھا اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کہنے لگی بیٹی فکر مت کرو، میں یہیں تمہارے پاس ہوں، جب بھی تمہارا وقت آیا میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گی۔ اس کے لیے کھانا بھی وہی لے کر آتی تھی، لیکن اچانک ایک روز گاؤں سے بوڑھی ملازمہ کو کال آئی تھی۔ اس کے بیٹے کا بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چند روز کی چھٹی لے کر گاؤں چلی گئی تھی۔ اسی رات اچانک نرمین کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ سو رہی تھی جب اچانک سے بستر گیلا ہونے لگا۔ اسے معلوم پڑ گیا کہ اب وقت آن پہنچا ہے۔ وہ درد سے بلکتی ہوئی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی تھی۔ کتنی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ مجبوراً اس نے خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹا اور اکیلی چلتی ہوئی ہاسپٹل تک پہنچی تھی جو 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ 10 منٹ اس کے لیے 10 گھنٹوں کے برابر تھے۔ وہ آ کر سیدھا نرس کے قدموں میں گری تھی۔ نرس بھی ایسی ہے جس کی عمر 40 سے اوپر تک، کافی ہٹی کٹی اور سخت مزاج رکھنے والی تھی۔ اس وقت وہاں پر جتنے بھی مریض کو جنہوں سے ایڈمٹ تھے وہ سب بھی اس نرس سے خار کھاتے تھے، کیونکہ وہ بڑی ہی بدتمیز قسم کی نرس تھی۔ جیسے ہی وہ آ کر اس نرس کے قدموں میں گری تو نرس فوراً کہنے لگی کہ آئے ہائے، یہ تو کیوں اس خوشی میں میری قدم بوسی کر رہی ہے؟ ارے اٹھاؤ آ کر اس کو۔ وہ خود تو اپنے بھاری بھرکم وجود کی وجہ سے نیچے جھک نہیں سکتی تھی۔ فوراً دوسری نرسز سے آ کر نرمین کو سیدھا کیا تھا، لیکن تبھی ایک دم سے اسے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ درد کی شدت اس قدر زائد تھی کہ وہ جو نیند کی کیفیت میں بے ہوش ہو رہی تھی، ایک دم سے درد سے چلانے لگی۔ چلا کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ میری مدد کریں پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر تک آواز پہنچتی وہ نرس فوراً کہنے لگی کہ ہو کون تم؟ کون آیا ہے تمہارے ساتھ؟ نرمین روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، پلیز جلدی سے اس بچے کو دنیا میں لائے مجھ سے، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ تو حد سے اکھڑ چکی تھی۔ کہنے لگی اوہو بی بی، نکاح بھی کیا ہے یا بغیر نکاح کے ان بچوں کو جنم دینے والی ہو؟ جب تک تمہارے گھر سے کوئی آئے گا نہیں تمہارے کیس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ درد سے بحال ہو رہی تھی جب اسے سامنے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز میری مجبوری سمجھے، میرا بچہ جائز ہے، میرا شوہر یہاں پر موجود نہیں، پلیز مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ وہ روتے ہوئے اس نرس کی طرف دیکھ رہی تھی جو کہ حد سے یوں کھڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، جب تک تیرا کوئی ولی وارث نہیں آ جاتا ہم اس بچے کو دنیا میں نہیں لانے والے۔ ایسے کیسے منہ اٹھا کر کوئی بھی آ جاتا ہے؟ نرمین درد کے مارے اب چلانے لگی تھی۔ تبھی اس کے چلانے کی آواز راہداری سے آتے ہوئے ایک شخص کے کانوں سے ٹکرائی۔ نرمین ایک بار پھر اٹھی تھی تاکہ کسی ڈاکٹر سے تو بات کر سکے، لیکن تبھی غش کھا کر گر چکی تھی۔ اس کے گرنے کی آواز باقی بیٹھے مریض کے لواحقین کے دلوں کو بھی ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نرس پر سبھی غصہ کر رہے تھے جب سامنے سے آتے شخص نے اس گری ہوئی لڑکی کو دیکھا جو کوئی اور نہیں بلکہ نرمین تھی۔ نرمین کو دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں پر منجمد ہو چکی تھے۔ فوراً آگے بڑھا تھا، اس غصے میں دیکھ کر نرس کے چہرے پر بھی کئی رنگ آ کر گزرے۔ کہنے لگی کہ سر آپ چھوڑیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی یہ لڑکی۔ لیکن نہال ملک نے بڑے غصے سے اس نرس کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ ابھی اور اسی وقت سے ہاسپٹل سے دفع ہو جاؤ، تم جیسی درندہ صفت عورتوں کو اس شعبے سے تعلق رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہال ملک بڑبڑاتا ہوا فوراً نرمین کو اٹھا چکا تھا۔ پورا ہسپتال الرٹ ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے سب سے سینئر گائناکولوجسٹ کے پاس اس کا کیس کیا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ نہال ملک اس کو کیسے جانتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو سختی سے کہا کہ ابھی اس کا علاج شروع کریں، جتنا بھی خرچ آیا میں دوں گا، لیکن مجھے یہ لڑکی اور اس کے بچے بالکل صحیح سلامت چاہیے۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے نرمین تھی، اس قدر خراب خستہ حالت میں۔ کتنے مہینوں سے وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کے سامنے یوں آئے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بے ساختہ اسے کچھ مہینے پہلے کا وہ وقت یاد آیا جب وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ بار بار اسے اپنے باپ کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ اس کی کزن سے اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر وہ کسی طرح اپنے باپ کو منانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے فلیٹ کو تالا لگایا، نرمین کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اتفاق تھا یا بدقسمتی کہ نرمین کا موبائل آف ہو چکا تھا۔ اس روز سروس ڈاؤن تھی۔ وہ بغیر اطلاع دیے ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہاں پر پہنچتے ہی اسے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو تو بتا دیا تھا کہ وہ شہر میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن اپنے باپ کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔
फिर बड़ी जब हिम्मत करके उसने अपने बाप की वडेरे साईं से भी हिचकिचाते हुए कहा कि बाबा साईं, मैं शहर में एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से मैंने निकाह भी कर लिया है। मैं उसे यहाँ लाना चाहता हूँ, आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। वो बिल्कुल हमारे खानदान की लड़की जैसी है, इंतहाई पाकबाज, नेक सीरत। देखिएगा, आप लोगों की खिदमत करेगी, बहुत जल्द हमारी रवायात को अपना लेगी। लेकिन वडेरे साईं ने तो इसकी बात ही आधी सुनी थी। अगले लम्हे जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। कहने लगे कि अच्छा, इसलिए तुम्हें शहर में जाकर पढ़ना था ताकि हमारी रवायात को तोड़ दो। तुम्हें मुझ में से और इस लड़की में से किसी एक को चुनना होगा। वो अपने बाप की रवायात और खानदानी रिवाजों से पहले ही तंग आया हुआ था। अपने बाप की बात सुनकर वो चुप हो गया, लेकिन उसे बेसाख्ता नरमीन याद आई थी जो उसकी खातिर अपने भाई को छोड़कर उससे निकाह कर रही थी। उसे आंखें बंद करके गहरी सांस ली। कहने लगा, मैं अपनी मोहब्बत को चुनूंगा क्योंकि मैंने उसके साथ एक तवील सफर तय करना है। वडेरे साईं ने गुस्से से उसे देखा, फिर गुस्से से कहने लगे, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर तुम मेरे इकलौते बेटे ना होते तो फिर मैं तुम्हें बताता कि तुम्हारा क्या हश्र करता। तुम्हारी माँ भी अब तुम्हारे चेहरे को तरसती रहेगी और तुम भी हमारे जनाजों को कंधा तक न देना। वो गुस्से से उसे बातें सुनाकर घर से निकाल चुके थे। वो नरमीन की खातिर वापस लौट आया था, लेकिन रास्ते में ही उसका एक और एक्सीडेंट हो गया था। कितने घंटे तो वो लवारसों की तरह सड़क पर पड़ा रहा। जब कुछ लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया था, जब कॉल करके बड़े वडेरे साईं को बताया गया तो इसी पल वो उससे कहने लगे कि मर चुका है मेरे लिए उसी वक्त जब ये घर छोड़ कर गया था। अब मरे या जिए मेरी बला से। निहाल मलिक की माँ तड़प चुकी थी, रोकर शोहर की कदमों में गिर गई। मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। वो कहने लगी कि अगर बेटे के पास गई तो मुझसे तलाक के कागजात लेकर जाना। वो वहीं पर चुप हो चुकी थी। अपने बेटे के लिए दुआ करने लगी, लेकिन निहाल के दिमाग में शदीद चोटें आई थी। वो कोमा की कैफियत में था। इस सूरत हाल में उसका दोस्त था जो साई की तरह उसके सर पर मौजूद रहा था। 3 माह कोमा में रहने के बाद उसे होश आई थी और फिर भी धीरे धीरे उसकी यादाश्त वापस आने लगी, वरना हर वक्त खामोश बैठ बैठ कर बस छत को ही देखता रहता। यूं ये 9 महीने इसके लिए भी आसानी से नहीं गुजरे थे और अब इस हॉस्पिटल में वो अपनी माँ के लिए आया था जो अपनी बेटी की याद में घुल घुल कर खुद को बीमार कर चुकी थी। हार्ट अटैक आ चुका था और बार बार रोकर निहाल का ही नाम ले रही थी। यूं मजबूरन वडेरा साईं ने भी उसे इतने महीनों बाद कॉल करके कहा था कि अस्पताल में तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। ये अस्पताल भी उसके जानने वाले एक दोस्त का था, जहां पर अक्सर वो फंड्स भेजता रहता था। सभी उसे जानते थे, उसकी इज्जत करते थे। वो बस इसी इंतजार में था कि जल्द से जल्द नरमीन को होश आ जाए, वो ठीक हो जाए, उसे सारी सच्चाई बताएगा। कितनी दुआएं की थी उसने नरमीन के मिलने के लिए। अभी मुझे सोच रहा था जब नर्स बाहर निकली, निहाल की खुशी की इस वक्त इंतहा नहीं थी। जब डॉक्टर की गोद में 2 बच्चे थे, वो लाकर उसे निहाल की गोद में दिए थे। मुस्कुराकर कहने लगी कि मुबारक हो, आपको जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं। इससे दोनों बच्चों को बाद में देखा, फिर कहने लगा कि मेरी बीवी नरमीन वो कैसी है। डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। कहने लगी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे लगता है जैसे वो खुद ठीक होना ही नहीं चाहती। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो रहा है। हमें डर है कि कहीं वो कोमा में न चली जाए। निहाल के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। ये सुनकर दोनों बच्चों को नर्स लेकर जा चुकी थी। वडेरा साईं भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद थे जहां उसे निहाल मलिक गायनी वार्ड में दिखाई दिया तो इसके पीछे चले आए थे। उनके पैरों के नीचे से जमीन इस वक्त निकली जब निहाल रोकर कहने लगा कि मेरी बीवी इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है। हकीकत तो ये थी कि वडेरा साईं अपनी बीवी को बिस्तर मरक पर देकर अंदर से टूट चुके थे। और फिर जब निहाल ने ये बताया कि मेरे जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं, नर्स ने बकायदा इनको इनके पोते लाकर दिखाया तो इनका दिल अंदर ही अंदर पसीज चुका था। बस फिलहाल वो जाहिर नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर ने इजाजत दी तो वो खुद कमरे में नरमीन से मिलने गया था जो मशीनों की जद में थी। रोते हुए उससे माफी मांगने लगा कि प्लीज होश में आ जाओ। इतने महीनों बाद जब उसने निहाल की आवाज अपने कानों के करीब सुनी तो फौरन ही उसकी आंखें खुल चुकी थी। निहाल को अपने सामने देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। निहाल फौरन से उसका हाथ चूमने लगा। वो भी रो रही थी, कहने लगी कि मेरा बच्चा। नर्स ने फौरन कहा कि बच्चा नहीं बच्चे। मुबारक हो, आपने 2 बेटों को जन्म दिया है और दोनों ही माशाल्लाह से ठीक है। यह सुनकर वो एकदम से मुकम्मल होश में आ गई थी। अपने सामने निहाल को देखकर वो फौरन उसका हाथ झटकने लगी। कहने लगी कि आप क्यों आए हैं? आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जानते भी हैं ये 9 महीने मैंने कैसे गुजारे। मैंने कहाँ का नहीं आपको ढूंढा, कहाँ कहाँ से फटकार और धुरतकार मुझे नहीं मिली। लेकिन रोते हुए निहाल उसे सारी सच्चाई बताने लगा था। वो तो इसके बारे में बदगुमान हो चुकी थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली थी। दोनों ही अपने बच्चों को सीने से लगाकर कितनी ही देर बातें करते रहे। वहीं जब निहाल अपनी माँ से मिला तो उसकी माँ की तबीयत भी बेहतर होने लगी थी। उसने जब अपनी माँ को बताया कि वो 2 बच्चों का बाप बन चुका है तो जैसे उसकी माँ की भी दूसरी जिंदगी मिल चुकी थी। निहाल से कहकर उसने अपने पोतों को मंगवाया था। एकदम से हशाश बशाश उठकर बैठ गई थी। वडेरे साईं ने यह मंजर देखा तो इनके दिल में भी नरमी आ चुकी थी। एक ही दिन में वडेरे साईं की बीवी और निहाल मलिक की बीवी नरमीन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। वडेरा साईं अपनी बीवी को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा था, जबकि निहाल नरमीन को थामे दोनों बच्चों को उठाए बाहर की तरफ बढ़ा।
जब अडेरे साई ने एक गहरी सांस खारिज करके नरमीन को देखा। इंतहाई भोली भाली सी सूरत रखने वाली बच्ची थी, और फिर अपने पोते और अपने वारिस देखकर वो फौरन कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो? मेरे पोतों को लेकर। निहाल कहने लगा कि फ्लैट में। वो कहने लगी कि नहीं, हमारी बहू, हमारी इज्जत और हमारे पोते हमारी हवेली में हमारे साए के नीचे पलेंगे। ये सुनकर निहाल और नरमीन तो खुश होते हुए ही थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो निहाल की माँ हुई थी, जिनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। पूरा खानदान हंसी खुशी घर पहुंचा था और हवेली के मकीनों ने फूलों से उनका इस्तकबाल किया था। नरमीन की जिंदगी बिलाखिर सुकून में आ चुकी थी। वो इस घर में इकलौती बहू का दर्जा पा गई और सबकी आंखों का तारा बन गई थी। बेशक आजमाइशों के बाद सुकून था, और वो सुकून दो बच्चों और निहाल की सूरत में से मिल चुका था, जबकि निहाल उसे सीने से लगाकर वादा कर चुका था कि दोबारा मैं कभी भी तुम्हें खुद से इतना अलग नहीं होने दूंगा। अपनी जिंदगी के बुरे दिनों को हमेशा के लिए बंद करते दोनों मुस्तकबिल की हसीन ख्वाब देखते आगे बढ़ने लगे।